नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नमन वाहल, एम्स दिल्ली से ट्रेन और आज फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली में एक सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड। आज हम बात करेंगे कुछ आम समस्याओं के बारे में जो हड्डियों से और जोड़ों से रिलेटेड हैं, उनके सॉल्यूशन और उनके प्रिवेंशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 4 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना जो लगभग हर इंसान को कभी ना कभी उसके लाइफ टाइम में सताती है। पहली हो गई ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऑस्टियो मीन्स हड्डी, पोरोसिस मीन्स छेद, कमजोर हड्डी, जो हड्डी गल चुकी है। तो हड्डी गल जाए या हड्डी कमजोर हो जाए, उससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यह हड्डी कांच की तरह टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, सबसे कॉमन कारण है एजिंग। उम्र के साथ सबकी हड्डियां कमजोर होंगी। दूसरा बड़ा कारण है जो फीमेल्स में है। 1 in 3 फीमेल्स यानी हर तीसरी महिला को यह परेशानी है आफ्टर मीनोपॉज। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके 20 साल के अंदर अंदर हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। एक स्टडी हुई थी 17 देशों में 69 हॉस्पिटल्स में 2016-17 के आसपास। इंडिया के एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें देखा गया ऑस्टियोपोरोसिस से होने वाले फ्रैक्चर्स का रिजल्ट क्या होता है। तो ये पाया गया कि लगभग 30% लोग एक कूल्हे के फ्रैक्चर के बाद इस दुनिया से एक्सपायर हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। ये आंकड़ा सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये आंकड़ा अमेरिका का भी है, कनाडा का भी है, एम्स दिल्ली का भी है, ट्रॉमा सेंटर का है और पीजीआई चंडीगढ़ का भी है। वर्ल्ड वाइड 1/3 मरीज हिप फ्रैक्चर के बाद हमें छोड़कर चले जाते हैं। जो 70% बच जाते हैं उनमें से लगभग 50% अपनी इंडिपेंडेंस खो देते हैं, यानी या तो व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं या फिर उनको ओल्ड एज होम्स में दाखिला लेना पड़ता है। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लक्षण और इसका सलूशन दोनों मैं अभी आपको बताता हूँ। इस बीमारी के अमूमन कोई लक्षण होते नहीं है, इसे एक साइलेंट डिजीज कहा जाता है। पहला लक्षण होता है कि फ्रैक्चर ही हो जाए और फ्रैक्चर के साथ मरीज हमारे पास आए। हालांकि कुछ टेलटेल साइंस होते हैं, जैसे हाइट 4 सेंटीमीटर से ज्यादा कम हो जाना, एक कमर में इस तरह से झुकाव आ जाना जिसको पहले की भाषा में कुबड़ कहा जाता था, कमर में लगातार दर्द होना और कोई भी फ्रैक्चर होने के बाद वो फ्रैक्चर हील नहीं हो पाना। ये कुछ साइंस हैं। इसका सलूशन क्या है? इस सलूशन के 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर होता है कैल्शियम। कैल्शियम इंटेक बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली कितना कैल्शियम लेना है? 1000 मिलीग्राम, इजी। बेटर ये है कि नेचुरल सोर्सेज से लिया जाए, डाइट से लिया जाए। पर अगर डाइट से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल आप कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह के बाद। दूसरा पिलर है इसका विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में आपने सबने सुना होगा। सुनने के बावजूद, इतना हमारे पढ़ाने के बावजूद 80% लोगों में आज भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी कितना लेना चाहिए? ये भी सेम है। कैल्शियम था 1000, विटामिन डी भी 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली लेने। डेली दवाई वीकली दवाई से बेटर है, वीकली दवाई मंथली दवाई से बेटर है और ये तीनों दवाइयां इंजेक्शन से बेटर है। इंजेक्शन विटामिन डी के एक उम्र के बाद नहीं लगने चाहिए, ये लगभग बैन है। इंजेक्शन लगने से फॉल का रिस्क बढ़ जाता है, ये एक पैराडॉक्स है। अब विटामिन डी अगर आपका कम आता है तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर से मिलिए। पर अगर आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका सलूशन बड़ा ही आसान है। आप हर हफ्ते एक विटामिन डी का कैप्सूल या एक सैशे जो 60,000 यूनिट्स होता है ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद। तीसरा पिलर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ऑस्टियोपोरोसिस की एक्सरसाइज को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा? देखिए, हमारी जो हड्डियां है ना, सिर्फ एक ये ढांचा नहीं है, ऐसे एक डेड सीमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है। हड्डियां भी जीवित हैं, रोज नई हड्डी बनती है और जिस जगह बॉडी को हड्डी की जरूरत नहीं होती वहां से हड्डी रिजॉर्ब हो जाती है। जब हड्डी पे वेट पड़ता है तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि भाई यहाँ की हड्डी मजबूत की जाए। जब वेट नहीं पड़ता है तो बॉडी को सिग्नल जाता है यहाँ पे हड्डी की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको 5 कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी।
शुरुआत करते हैं हिप की एक्सरसाइज से। आप एक दीवार के साथ खड़े हो सकते हैं या फिर एक कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। इसमें एक सहारा लेना है, एक टांग पर खड़े होना है और दूसरी टांग को इस तरह से सीधे उठाना है। उठाकर 5 तक गिनना है और फिर नीचे लाना है। ऐसा 10 बार दोनों टांगों से आप करें। इससे आपके हिप एब्डक्टर्स मजबूत होंगे और आपके बॉडी में स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको चलने की ताकत मिलेगी। दूसरी एक्सरसाइज सिंपल हील रेस। आप चेयर का या दीवार का सहारा लें और इस तरह से अपने टोस पर खड़े हों और हल्के से इंपैक्ट के साथ नीचे गिरें। फिर से करते हैं हील रेस, 1 2 3, माइक्रो इंपैक्ट। ये जो माइक्रो इंपैक्ट है, इससे बॉडी को ये संकेत मिलता है कि बॉडी का वेट इन हड्डियों पर पड़ रहा है। इससे आपकी स्पाइन मजबूत होगी, आपके हिप्स मजबूत होंगे। तीसरी एक्सरसाइज जो आप एक चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठिए और फिर खड़े हो जाइए। इसको हम बोलते हैं सिट टू स्टैंड। बैठना है, खड़े होना है, फिर बैठना है, फिर खड़े होना है। आप ये कम से कम 12 से 15 बार 2 या 3 रेप्स में इसको दिन भर में करें। इस एक्सरसाइज से आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स मजबूत होंगी, आपका बैलेंस बनेगा। याद रखिए, अगर बैलेंस हमारा अच्छा है और फॉल्स नहीं हो रहे, यानी कि फॉल्स प्रिवेंट हो रहे हैं, तो फ्रैक्चर भी प्रिवेंट हो जाएंगे। भले ही हड्डियां मजबूत नहीं है, पर अगर हम गिरने से बचा पाते हैं अपने माता पिता को, तो उनके फ्रैक्चर्स नहीं होंगे। इसके अलावा मैंने शुरुआत में बात करी थी 4 पिलर्स, तो चौथा पिलर क्या है? चौथा पिलर आपको सरप्राइज करेगा, वो है प्रोटीन। हमारी हड्डियां कैल्शियम की नहीं बनी होती, हमारी हड्डियां प्रोटीन की बनी होती हैं। उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन। सबसे ज्यादा जरूरत प्रोटीन की है। इस तरह से इमेजिन करिए, एक अगर बिल्डिंग है तो उसमें सीमेंट का काम करता है कैल्शियम, और जो लोहे के सरिये होते हैं, जो उसको स्टेबिलिटी देते हैं, जो उसको असली स्ट्रेंथ देते हैं, वो होते हैं प्रोटीन। अदरवाइज कैल्शियम तो चौक में भी होता है। प्रोटीन इंटेक अब कितना होना चाहिए? आपने देखा होगा जिम वाले अक्सर बातें करते हैं 1 to 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। यानी अगर 60 से 70 किलो किसी का वजन है तो लगभग 80 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सरप्राइजिंगली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अगर एक एल्डरली है तो उसकी रिक्वायरमेंट 1.3 से 1.5 ग्राम है। अगर यंग आदमी है तो उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 ग्राम है पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि एल्डरली का ना एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। जितना वो प्रोटीन लेते हैं उतना प्रोटीन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगेन बेस्ट यही है कि नेचुरल तरीके से प्रोटीन लिया जाए। अंडा, अगर आपका फेथ, आपका रिलीजन अलाउ करता है तो आप अंडा लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, चना खाइए, सोयाबीन, टोफू, सब तरह की दालें, राजमा, इन सब से आप अपना प्रोटीन पूरा कीजिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो एक अच्छी कंपनी का लैब टेस्टेड प्रोटीन पाउडर लेने में कोई बुराई नहीं है। ये था ऑस्टियोपोरोसिस का एक बहुत ही ब्रीफ वर्जन। अब चलते हैं दूसरी समस्या की तरफ, जो है नी पेन। नी पेन का पहला सिम्टम क्या है? अक्सर लोग बोलते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने में या सीढ़ियां उतरने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि नीचे जमीन पर जब बैठते हैं, बैठकर उठना मुश्किल हो गया है, इंडियन लैट्रिन यूज करना मुश्किल हो गया है, या ज्यादा लंबे टाइम तक ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव के बाद जब खड़े होते हैं तब भी नी में दर्द होता है। अब इस नी पेन का प्रिवेंशन क्या है? तो मैं आपको ऐसे आज 4 पी बताऊंगा नी पेन के प्रिवेंशन के लिए। और अगर नी पेन हो चुका है तो यही 4 पी आपको सर्जरी से भी बचाएंगे। पहला पी, पी से है पेट। ये एक हिंदी वर्ड है बट मैं इसे पी से ही बोलता हूं। पेट यानी वेट रिडक्शन। अगर आप अपने शरीर से 1 किलो वजन कम करेंगे तो घुटने पर 4 किलो वजन कम पड़ेगा। और ये तो तब है जब आप खड़े हैं या वॉक कर रहे हैं। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप बेंट नी में उसको सीधा कर रहे हैं या फिर जमीन से उठ रहे हैं बैठ के, तब 7 गुना वजन पड़ता है, यानी 1 किलो का 7 किलो। अगर आप 5 से 10 किलो वजन अपना कम कर पाते हैं तो आप मान के चलिए आप घुटने से 30 से 40 किलो वजन कम कर रहे हैं। वजन कम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल अच्छे तरह से समझता हूँ। लगभग अगर मैं 1000 मरीज को कहता हूँ कि वजन कम कर लीजिए तो कुछ मरीज होते हैं जो ये कर पाते हैं, पर जो कर पाते हैं उनका एक ही डायलॉग होता है, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है
कि मेरे घुटने तो रिप्लेस हो गए। दूसरा पी है प्रिकॉशन। आप इमेजिन करिए, आपकी कोहनी में चोट लगी है, आप रोज उसको दीवार से मार रहे हैं, पर उस पर मल्लम लगा रहे हैं, आप पट्टी कर रहे हैं, तो क्या वो काम करेगी? हमें अपने नी को जिसमें इंजरी है या पेन है, हमें उसको प्रिवेंट करना है, उसको ऑफलोड करना है। इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है। प्रिकॉशंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, बेंट नी पे वेट नहीं डालना है, जैसे सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, जमीन पे नहीं बैठना है। अगर आप पालती मारकर बैठना चाहते हैं तो प्लीज बिस्तर पे बैठें। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो बिस्तर पे करें, ना कि जमीन पर। और कुछ योगा के आसन हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, खासकर जब आपको नी पेन है, जैसे कि वज्रासन, पद्मासन, बटरफ्लाई आसन। इन तीनों आसन में नी जॉइंट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। अगर आपको पहले से नी पेन है तो प्लीज इन्हें अवॉइड करें। इसके अलावा जॉगिंग अवॉइड करें, रैंप पे चढ़ना और इंक्लाइन पे उतरना, ये दोनों चीजें आप अवॉइड करें। वॉकिंग अलाउड है, जितना वॉक कर सकते हैं उतना करें। इनफैक्ट अगर दर्द की वजह से बैठना पड़ रहा है, 2 मिनट रेस्ट लीजिए और फिर से वॉक करिए। वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग के बारे में लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। बिना वेट के, बिना रेजिस्टेंस के हल्की साइकिलिंग अलाउड है, आप वो भी करिए। ये आ जाता है हमारा प्रिकॉशंस में। तीसरा पी, फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी का कंसेप्ट समझने के लिए मैं एक नी मॉडल लेता हूं। देखिए, ये एक नी मॉडल है। ये है फीमर बोन यानी थाई बोन, ये है टिबिया बोन यानी कि लेग बोन। इनके बीच में ये जॉइंट है। अब ये जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा कर्व जरूर है, बट लगभग फ्लैट बोन है और दूसरी भी फ्लैट बोन है। अब फ्लैट बोन पे फ्लैट बोन यानी इस तरह से एक जॉइंट है जिसपे आपकी बॉडी का पूरा वेट पड़ रहा है। इसको स्टेबल बनाने के लिए आगे क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, पीछे हैमस्ट्रिंग मसल है, ऊपर से हिप से कुछ मसल्स आ रही हैं, नीचे काफ में कुछ मसल जा रही हैं, साइड में आप देख पा रहे हैं कुछ लिगामेंट है, और अगर कैमरे से हम अंदर भी देख पाए तो ACL, PCL ये लिगामेंट्स हैं। इन लिगामेंट्स और इन मसल्स को हम मजबूत करके नी जॉइंट को स्टेबल कर सकते हैं। बड़े से बड़े दर्द एक अच्छी टारगेटेड फिजियोथेरेपी से काबू हो पाते हैं। अब फिजियोथेरेपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसा मैंने बताया, नी पेन में हिप से भी मसल आती है, तो हिप की भी फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। हिप की 2 एक्सरसाइजेज मैं आपको अभी हाथों हाथ बता देता हूँ। पहली एक्सरसाइज जो हमने ऑस्टियोपोरोसिस में भी सीखी थी, वो है हिप एबडक्टर। इसके लिए क्या करना है? सहारा लेना है और खड़े होना है और साइड में अपना पैर ऐसे उठाना है, दोनों तरफ, दोनों पैर से ये आप करिए। दूसरी एक्सरसाइज होती है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल की, यानी हिप एक्सटेंसर। इसके लिए भी आपको सहारा लेना है, या फिर अगर आप खड़े हो सकते हैं तो एक पैर पे खड़े होना है और हिप को पीछे की तरफ लेके जाना है, होल्ड करना है और फिर वापस लाना है। अगर आप ये 2 एक्सरसाइज करेंगे हिप की, साथ में करेंगे नी की एक्सरसाइज। कौन कौन सी? अगर आप बैठे हैं या लेटे हैं तो नी के पीछे एक छोटा पतला कपड़ा रखिए, जैसे कि तौलिया या फिर एक टेनिस की बॉल, और उसको नीचे दबाइए। इसको बोलते हैं स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स। इसके अलावा आप लेट के पूरा पैर बिना घुटना मोड़े सीधा उठाइए, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लेग रेज। ये 2 एक्सरसाइज हो गई नी की, 2 एक्सरसाइज हो गई हमारे हिप्स की। एक एक्सरसाइज जो अगेन ऑस्टियोपोरोसिस में भी काम की है, वो है हील रेज। हील रेज करिए, उससे आपका नी भी स्टेबल होगा और ऑफ कोर्स हिप और स्पाइन की बोन्स भी स्ट्रांग होगी। हमने बात करी थी 4 पी की। 3 पी कौन से हो गए? पहला है पेट, दूसरा है परहेज यानी प्रिकॉशन, तीसरा है फिजियोथेरेपी, चौथा पी है प्रोटीन। जी हाँ, वही पी जो ऑस्टियोपोरोसिस में जिसकी बात करी थी। प्रोटीन चाहिए हमारी मसल्स को, हमारे कार्टिलेज को, हमारे जॉइंट्स को, हमारी बोन्स को। इसलिए प्रोटीन इंटेक, जैसा कि मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है, उस तरीके से सबको लेना चाहिए। अगर आप ये 4 पी कर लेते हैं तो सच बता रहा हूं, 90% लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ भी गई तो आपकी रिकवरी बाकी 90% लोगों से फास्ट होगी। आपके हाथों से जल्दी वॉकर छूटेगा, आप सीढ़ियां चढ़ेंगे और इनफैक्ट भागने लगेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं कमर दर्द की तरफ। लगभग 80 से 90% लोगों को ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा
जिसको कमर दर्द नहीं हुआ है आज तक, वो एक खुशनसीब इंसान है। इंसान का इवोल्यूशन हुआ तो हम 4 पांव पर चलते थे और आज हम 2 पांव पर चलते हैं। हमारे स्पाइन को पूरा लोड लेना पड़ता है और इस वजह से कमर दर्द की प्रॉब्लम्स होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कमर दर्द में अक्सर सामने आती है वो है पोस्चर की। इसमें मैं एक मिथ आज बस्ट करना चाहता हूं। कोई भी पोस्चर बैड पोस्चर नहीं होता है। प्रॉब्लम आती है एक ही पोस्चर में घंटों बैठे रहने से या खड़े रहने से। हम अपना काम करते हैं तो हम भी जब सर्जरी करते हैं तो आगे झुककर करते हैं। कितने ही कारीगर हैं आगे झुककर काम करते हैं। लैपटॉप वाले काम आगे झुककर होते हैं। किसी का भी पोस्चर गलत नहीं है। द बेस्ट पोस्चर इज योर नेक्स्ट पोस्चर। यानी अगर आप हर 30 मिनट में एक ब्रेक ले पाए, अपना पोस्चर चेंज कर पाए, तो उससे आपके कमर दर्द पहली बात होएगा ही नहीं। अब अगर आपको कमर दर्द हो ही गया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? तो जी पहले तो आपको पता होने चाहिए रेड फ्लैग साइंस कि कब ये मामूली कमर दर्द एक इमरजेंसी बन सकता है और कब आपको एक डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। उसके लिए रेड फ्लैग साइंस डिफाइंड है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन है बुखार आना। आपको कमर दर्द है और साथ में बुखार आ रहा है, ये एक सीवियर इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। दूसरा है आपका जो कमर दर्द है वो कमर से निकलकर साथ में पैर पे थाई से होते हुए पैरों तक जा रहा है, जिसको हम आम भाषा में शियाटिका भी बोलते हैं। ऐसे समय में आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर पैरों में कमजोरी आने लगे, अगर हाथों में कमजोरी आने लगे, किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल सिम्टम यानी कि चींटियां चलने लगे, गरम ठंडा सुनपन, ऐसे सुइयां चुभ रही हो ऐसा लगने लगे, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका यूरिन का कंट्रोल चला जाए, लैट्रिन का कंट्रोल चला जाए, तो ये सच में एक बड़ी इमरजेंसी है। आपको तुरंत इमरजेंसी में जाना है। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सैडल एनेस्थीसिया। सैडल क्या होता है? आपने देखा होगा घुड़सवार जो होते हैं, घोड़े पर एक बेल्ट और एक सीट टाइप की एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सैडल। तो जो सैडल वाला हिस्सा है हमारी बॉडी का, यानी लैट्रिन वाला रास्ता एनस और इनर थाइज, वहां पर अगर नमनेस हो जाए, वहां पर अगर सुनपन लगने लगे, तो इसका मतलब है आपकी नसें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं और इस टाइम पे आपको इमरजेंसी में जाना बहुत जरूरी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइंस हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा साइंस हैं, जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, आंखों में इन्फेक्शन हो जाए, साथ में दस्त लग जाए, तो हो सकता है आपको एक सीवियर आर्थराइटिस का फॉर्म हो जिसमें भी कमर दर्द होता है। कमर दर्द से बचने के क्या उपाय है? कमर दर्द से बचने का, जैसे मैंने पहले बोला, एक ही उपाय है, मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। मूवमेंट आप समझ गए होंगे। हर ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए जानकारी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें।